अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। हाँ जी, तो बच्चों, जो बच्चे मुझे सलाम कर रहे थे इन तमाम को वालेकुम अस्सलाम। FLP कब है बेटे? FLP का सिलेबस पहले ही आती है। FLP का सिलेबस और तो कोई काम नहीं पढ़न तो अलावा है क्या? कब है आपका FLP? उम्मीद है सारे लोग खैरियत से होंगे, तभी FLP की पूछ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुना? जी मैं भी ठीक हूँ। कमिंग सून को एंजॉय कर रहे थे। अच्छा जी, तो मुझे बताएं ना ज़रा, कोई बताएगा? तो कल है, कल FLP है। लास्ट टाइम कौन सा टेस्ट हुआ था बच्चों हमारा? लास्ट टाइम जो हमारा टेस्ट हुआ था वो मसल्स का था ना। सो मसल्स एंड मूवमेंट का टेस्ट हमारा हो गया था। सर फरहान ने लेक्चर क्यों नहीं लिया बेटे? उनकी मर्जी, उनका लेक्चर उनकी मर्जी कोई मसला नहीं है। स्पोर्ट एंड मूवमेंट का हुआ था। उसके बाद बच्चों कौन सा चैप्टर है? स्पोर्ट एंड मूवमेंट के बाद कौन सा टेस्ट है? कौन सा चैप्टर है? मेरा ख्याल है हमें कोऑर्डिनेशन है अब, हैं? कोऑर्डिनेशन ही है ना अब। देख लेते हैं आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का ही टेस्ट होगा बच्चों आपका। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। सर नम्स की डेट आ गई है? नहीं बेटे, वो आई है BS ऑनर्स सोशल हेल्थ साइंस। MBBS की नहीं आई, ठीक है? सोशल हेल्थ साइंस की आई है वो, MBBS की नहीं आई। ले बच्चों, आज हमने पढ़ना है हार्मोन्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। ये साइंसदान के नाम पे नाम रखा गया है। इसका जो असली नेम है वो पैंक्रियाज है। असली नेम क्या है बच्चों? पैंक्रियाज के ना बच्चों दो पार्ट्स होते हैं। सनर इम्पल्स की वीडियो कब दिखाएंगे बेटे? मुझे भूल गया। UHS बड़ी दूर है बेटे आप, ठीक है? ब्रेन नहीं पढ़ना हमने। वैसे बेटे ब्रेन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप कहते हैं तो फिर मैं वो कल पढ़ा दूंगा, ठीक है? आपके सिलेबस को मैंने अच्छी तरह गौर से घूर के चेक किया। वहाँ किसी भी हिसाब से ब्रेन बनता नहीं है, ठीक है? फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है? चलें, पैंक्रियाज के बच्चों दो पार्ट्स होते हैं। एक एक्सोक्राइन हिस्सा होता है और एक एंडोक्राइन हिस्सा होता है। सो हम वो ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। कम से कम एक हिस्सा ऐसा हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं जो आपके काम आ जाए। ठीक है बच्चों, हम इसकी कंपोजिशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। रहने दें सर, ब्रेन रहने दें। अच्छा, अजहर साहब कह रहे हैं पढ़ा दें। बाकी बच्चों से भी राय ले लेते हैं किस किस को पढ़ने का शौक़ है ब्रेन, वो हम पढ़ा देंगे। नहीं पढ़ना सर, शाबाश, ये हुई ना अच्छी बात। सर रहने दें, सर पढ़ा दें। सर नहीं सर, सिलेबस में नहीं है। सर सिलेबस में नहीं है तो रहने दें, नहीं पढ़ना सर। लेंगे देखिए, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो मसाइल आ रहे हैं, ठीक है? पैंक्रियाज को हल्का सा देख लेते हैं बेटे। पैंक्रियाज आप लोगों ने सर नर्व सिलेबस में नर्वस कोऑर्डिनेशन मेमोरी लिखा हुआ, तो इस तरह तो ब्रेन इंक्लूड होता नहीं है बेटे, नहीं ना होता। कोऑर्डिनेशन सिर्फ वो फ्लो को कहते हैं, ठीक है? जो फ्लो चल रहा है, जो सेंसरी फैक्टर है। चलें, वैसे ना पढ़ा दें सर। अच्छा जी, चलें। पैंक्रियाज बच्चों आप लोगों को दिखाया गया होगा, अगर आप लोगों ने अभी की थी वो क्या नाम है, कुर्बानी। तो इस तरह का जो हिस्सा होता है उसको बच्चों पैंक्रियाज कहते हैं, ठीक है? ये इस तरह का जो हिस्सा होता है ना बच्चों, वो पैंक्रियाज कहलाता है। ये बच्चों पैंक्रियाज की डायग्राम है। इस तरह का हिस्सा होता है पैंक्रियाज। और सर प्लांट वाला हिस्सा नहीं है बेटे, खामोश हो जाएं, थोड़ा सा मुझे पढ़ा तो लेने दें। सारे बीच में लगे होते हैं। प्लांट के हार्मोन बेटे पढ़ा देते हैं, ठहर जाए थोड़ी देर। जो टॉपिक पढ़ाया ना वो देखें। ऐसी चीजें आपको कितनी बार मैंने कहा एंड पे पूछा करें, आप फिर स्टार्ट पे पूछे जा रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन किया था कि ब्रेन पढ़ाना नहीं, उतनी बात किया करें, ठीक है? लें जी, तो ये बच्चों पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज का ये छोटा सा पोर्शन अगर हम बड़ा करके देखें,
इतनी मैं प्यारी डायग्राम बना के दे रहा हूँ, वो आपको वो नहीं देख रहे, बस अपनी जो है ना वो खिंच खिंच लगाई हुई है। सो ये आपको मैं पैंक्रियाज का हिस्सा जो है ना वो बड़ा करके दिखाने लगा हूं। ठीक है बच्चों, ये ले, यहाँ पे आपको बड़े बड़े से पोर्शन नजर आएंगे इस तरह से आउटर लेयर के अंदर, इस तरह। ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ आपको अल्फा और बीटा सेल जो है वो दिखाने के चक्रों में ये सारी चीज दिखा रहा हूँ। ठीक है, बीच में ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद होती। हमने यहाँ पे देखना है, ये बच्चों अल्फा सेल्स हैं, ये क्या है जी, अल्फा सेल्स हैं। यहाँ पे हमने एक अल्फा सेल को हाईलाइट करना है, अल्फा सेल हमने यहाँ पे हाईलाइट करना है बच्चों बीटा सेल को। अल्फा सेल के अंदर ये जो सारा मैट्रिक्स जो होता है, ये सारा बेड अंदर वाला सेंट्रल पोर्शन, ये सारे सेल्स बच्चों बीटा सेल्स हैं। अब ये मैंने एचडी में नहीं बनाए, लेकिन ये एक्चुअली होते एचडी में ही है। ये सारे सेल जो बहुत ज्यादा सेल्स हैं, ये सारे सेल बच्चों बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं। उसके अलावा अब इनके बीच में ही कुछ थोड़े से इस तरह से अजीबो गरीब से सेल्स पड़े होते हैं। दीज आर नोन एज डेल्टा सेल्स। ठीक है, ये हैं डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स के अलावा ये जो अल्फा सेल्स की जो लाइन है, इस लाइन के बीच में कुछ सेल्स होते हैं थोड़े थोड़े वक्फे के बाद। ये देखें, ये अल्फा सेल्स की लाइन है पूरी, ये पूरी लाइन अल्फा सेल्स के, इनके बीच में कुछ सेल थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इनको बच्चों एफ सेल्स का नाम देते हैं, एफ सेल्स। इनके थोड़े छोटे फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो है ना वो आप याद कर लें। ठीक है, अल्फा सेल्स कौन से हैं, ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन बच्चों अल्फा सेल्स की है। ये आमतौर पर इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते, लेकिन प्रेजेंट फिर भी ये होते हैं। ठीक है, ये लाइन कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच में जगहों से ये डिसकॉन्टिन्यूस होती है, वहाँ बीटा सेल भी आ जाते हैं और एफ सेल्स भी आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनके काम क्या है। काम है, अल्फा सेल का काम है ग्लूकागोन सिक्रीट करना, बीटा सेल ज्यादा होते हैं, सो सबसे मशहूर हार्मोन इंसुलिन बीटा सेल सिक्रीट करता है। डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज करता है, जो आपने ना कभी पढ़ा है और ना पढ़ेंगे। एफसा सेल्स जो एफ सेल्स होते हैं, ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स रिलीज करते हैं, जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जाके रोल प्ले करती है। तो ये बच्चों 4 एमसीक्यूज मेरा ख्याल है आपको याद हो गए। ठीक है, तो जब सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने का क्या फायदा बेटे, नॉलेज के लिए इसलिए। तो बच्चों अल्फा सेल्स, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल्स, ये जल्दी से इनके फंक्शंस को आप लोग रिपीट कर दें, कमेंट कर दें, जल्दी करें बच्चों, जल्दी से कर दें। अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकागोन, बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन, डेल्टा सेल सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन एंड अल्लाह भला करे आपका एफ सेल सिक्रीट पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। सर अगर डॉक्टर बन गए तो पढ़ना पड़ेगा सोमैटोस्टैटिन को, जी बिल्कुल, फिर तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी डायग्राम इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो ये मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखेंगे डायग्राम एचडी में, एचडी में डायग्राम देखना चाहते हैं? हाँ जी बच्चों, नजर आ गई? लुक एट दिस डायग्राम, आप लोगों को आपको समझ आ जाएगा। वो जो बाहर वाला आउटर मोस्ट पोर्शन ना, जहाँ पे ब्लड कैपिलरी वगैरह भी नजर आ रही है, वो ये है। ठीक है, इसको मैंने ज्यादा जो है ना वो करीब करीब बनाया, ये थोड़े से दूर दूर इस तरह से आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, बीच में ब्लड कैपिलरीज भी हैं। ठीक है, ये और ये वाली जो लेयर है ये अल्फा सेल्स की है, बीच में ये सारे बीटा सेल्स हैं। बाकी एफ सेल और डेल्टा सेल्स भी देखने हैं तो बता दें, वो भी आपको दिखा देंगे। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन देख लें, कहाँ है बेटा आपका क्वेश्चन? सर मेरी बुक में सब सेल मर्ज हुए हैं, अल्फा बाउंड्री में नहीं है, सब मिक्स हैं। बेटे मर्जी उनकी ठीक है, यहाँ भी मैंने बाउंड्री ये नहीं बताया कि वाकई बाउंड्री, मैंने कहा उसकी तकरीबन बाउंड्री, अंदर वाले हिस्से की बाउंड्री है। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बताया, कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, बस आपको सेल्स के नाम याद होने चाहिए। सर एफ और डी भी दिखाएं, चलें एक और है, आपको पिक्चर है रेड कलर में बेटे, ये ब्लड सेल्स हैं, ब्लड है, ब्लड। ठीक है,
चलें, इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो उसी पैंक्रियाज से क्रॉस सेक्शन को बड़ा करके देखा तो सारे सेल्स जो है ना वो नजर आए। हमने इनमें से डिटेल से डिस्कस सिर्फ 2 ही हार्मोन्स को करना है, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन है। ठीक है, एक्सोक्राइन समझा दें। क्या समझाना है बेटे? एक्सोक्राइन ऐसी सिक्रीशंस को कहते हैं जो इनकी अपनी नाली के अंदर सिक्रीट होती हैं। ठीक है, अपनी नाली मतलब इनकी अपनी डक्ट के अंदर सिक्रीट होंगी, जैसे पैंक्रियाटिक जूस है। कोई बताएगा पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से रिलीज होता है और कहाँ पे जाता है और क्या करता है? 3 काम बताएं, आपको एक्सोक्राइन समझ आ जाएगा। इसीलिए मैं ना तस्वीरें दिखाता नहीं हूँ, तस्वीरों में ज्यादा चीजें आती तो बच्चे कहते हैं ये भी बताएं वो भी बताएं। बेटे जिसका कोई स्कोप ही नहीं है आपके सिलेबस में बताने का फायदा क्या? टाइम ज़ाया होता है खामखा, आप खुद में नेट पे सर्च कर लें। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक्सोक्राइन का बता देता हूँ, वो चूंकि सिलेबस में थोड़ा सा हिस्सा लिखा हुआ है। सो मुझे बताएं कि पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ पे सिक्रीट होता है और किसके जरिए जाता है? ये 3 बातें बताएं, आपको एक्सोक्राइन का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। हाँ जी, बताएंगे? शाबाश। एक्सोक्राइन कैसे हुआ वो चेक करें। पैंक्रियास से निकलता है, ड्यूडेनम में जाता है और डाइजेशन करता है। लेकिन किसके जरिए जाता है? ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है ड्यूडेनम। वो जाता कैसे है? हाँ जी, कैसे जाता है? डक्ट का नाम क्या है? क्या आपको पता है डक्ट का नाम क्या है? पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट। अब जो चीज पैंक्रियाटिक डक्ट में जा रही है ना वो एक्सोक्राइन है, और जो चीज ब्लड में जा रही है वो एंडोक्राइन है। सो इंसुलिन और ग्लूकागोन ये ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड से भी ये जिन बॉडी पार्ट्स में काम करना होता है वहां जाते हैं। सो जो पैंक्रियाटिक जूस है ये पैंक्रियाटिक डक्ट में जाता है, इसलिए ये एक्सोक्राइन है सिक्रीशन, और ग्लूकागोन और इंसुलिन जो है ना ये एंडोक्राइन है। सो किसने क्वेश्चन पूछा था बच्चों? क्लियर हो गया एक्सोक्राइन का? हाँ जी, क्लियर हो गया? चलिए, उम्मीद है अब तो मैंने इतना क्लियर कर दिया। सर अकिनार सेल्स क्या करते हैं? बेटे चार्ट डालते हैं। ठीक है, वहां डायग्राम में लिखा हुआ था, पढ़ लेना था आपने। काम का नहीं है कोई चीज तो उसको ना पूछा करें बार बार। ठीक है, तो बच्चों पैंक्रियास के 2 हार्मोन के फंक्शंस आपको मैंने बताने। नंबर 1, बीटा सेल्स ने रिलीज किया है इंसुलिन, और ये रिलीज होकर करता क्या है? अगर ये ज्यादा रिलीज हो जाए तो क्या करेगा, कम रिलीज हो जाए तो क्या करेगा? तो बच्चों याद रखो, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इट्स फंक्शन इज टू, ये आपके सामने एमसीक्यूज है, इसका फंक्शन है इट डिप्रेस ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ग्लूकोज लेवल अगर नॉर्मल से बढ़ रहा है ना, काम ज्यादा हो रहा है, तो ये इंसुलिन आएगा और उस ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। और कम करने के तरीके कई हैं। नंबर 1 कि ये ग्लाइकोजन बना देगा, उस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना देगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा। या एक और तरीका ये है कि ये इसकी यूटिलाइजेशन करवा देगा। ठीक है, यूटिलाइजेशन यूज करवा देगा, यूज इन रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज रेस्पिरेशन में यूज होता है ना तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसकी एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है। या फिर ये इसको कन्वर्ट करवा देगा, कन्वर्जन टू लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये बच्चों 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने एमसीक्यूज में याद रखने हैं कि ग्लूकोज को कम करने के तरीके कौन कौन से हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, सबको पता है, या फिर ग्लूकोज को रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लिया, या फिर इसको कन्वर्ट कर दिया लिपिड्स में और प्रोटीन्स वगैरह में। इसके नतीजे में ग्लूकोज कम हो जाएगा। ठीक है, और एक और काम भी है, ग्लाइकोजन को ना सिर्फ बनाना है बल्कि आल्सो इनहिबिट्स ग्लाइकोजन हाइड्रोलिसिस।
बनाना है और ब्रेक डाउन नहीं होने देना। अगर बनने के बाद आपको पता है ना, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का जो इंटर कन्वर्जन का रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। जितना ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, हो सकता है ग्लाइकोजन दोबारा से हाइड्रोलाइज होकर ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बना दे। सो फॉरवर्ड रिएक्शन करवाने देना और रिवर्स रिएक्शन नहीं करवाने देना। अगर फॉरवर्ड के साथ रिवर्स भी होता चला जाए तो कोई चेंज आएगा? आपसे पूछता हूं, कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? जल्दी से बताएं। अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बने और साथ ही ग्लाइकोजन से ग्लूकोज भी बने तो कोई चेंज आएगा ग्लूकोज के लेवल में? नहीं ना आएगा। इसलिए ग्लाइकोजन बनाना है, लेकिन इसको हाइड्रोलाइज नहीं होने देना ताकि ये वापस ना आए। ठीक है, ये तो हो गए इसके फंक्शन। अब हम देख लेते हैं कि इसकी कमी और ज्यादती से क्या फर्क पड़ते हैं। अगर तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, इंसुलिन की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है? कौन से सेल्स अगर अपना काम ना करें तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी? कॉमन सेंस की बात है, बीटा सेल्स अगर काम ना करें तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो आप सबको पता है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और उसके नतीजे में डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है, जिसको हम कहते हैं शुगर की बीमारी हो जाती है। बिकॉज इंसुलिन है ही नहीं, ग्लूकोज को कम करने वाले फैक्टर्स इंसुलिन जो कि इंपॉर्टेंट है वो नहीं है, तो क्या होगा? प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम भी खराब हो जाएगा, नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम आएंगी और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो कि फैट की हैं वो भी जमा हो जाएंगी। ठीक है, सो बॉडी जो है ना वो डिहाइड्रेटेड वगैरह भी हो जाएगी। सो काफी नुकसान है इसके, ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं। और अगर इंसुलिन एक्सेस हो जाए, इंसुलिन अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, एक्सेस, तो क्या होगा? अब आप लोग बता दें। तो मुझे लगता है कि इंसुलिन के कम होने से तो डायबिटीज हुई है। इंसुलिन बढ़ जाएगी ना, कुछ ज्यादा ही ग्लूकोज को कम कर देगी। ठीक है, और जब यह ज्यादा ही ग्लूकोज को कम कर देगी तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपो का मतलब कम, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज, और इसके अंदर क्या होगा? हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा। ग्लूकोज कुछ ज्यादा ही हो जाएगा ना तो उसको कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया, और यहाँ ग्लूकोज कम हो जाएगा। हाइपो का मतलब बहुत कम, सो ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज मेलाइटस? अच्छा, मुझे पक्का पता कि आपको आता है, आप जानबूझ के ये ना तंग करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, बताता हूँ बेटे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो जब ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा तो जहां जहां पे ब्लड चाहिए, जहां जहां पे ग्लूकोज चाहिए वहां पे ग्लूकोज नहीं आएगी। जब ग्लूकोज नहीं आएगी तो आपको पता है मसल्स काम नहीं सही तरह करेंगे, एनर्जी जहां जहां चाहिए वहां एनर्जी नहीं आएगी। तो बहुत ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, लें जी, इतना क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से बताएं, इज इट क्लियर? तो हर हार्मोन जो आप पढ़ते हैं ना उसकी कमी से क्या होने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए, और उसकी ज्यादती से क्या होने वाला है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक बड़े मजे की बात आपको बताने लगा हूं यहां पे। ठीक है, कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स अकोमुलेट हो जाते हैं, क्यों? कोई बताएगा? अकोमुलेशन ऑफ, आपकी बुक की एक लाइन है, बड़ी अजीबोगरीब सी लाइन है, वो समझा देता हूं। अकोमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, जब किसी को शुगर हो जाती है तो उसके अंदर टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जमा हो जाते हैं, क्यों? हाँ जी, आमतौर पर ना इस जुमले पे किसी ने गौर नहीं किया होता क्योंकि ये थोड़ा ना अजीबोगरीब सा जुमला है। सो
बिकॉज दे नीड ग्लूकोज एनर्जी फॉर ब्रेक डाउन। ब्राउन फैट्स की ऑक्सीडेशन की वजह से। अच्छा, लेकिन इसमें असल वजह क्या है बेटे? जब टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इनको बनने के लिए, ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन वगैरह के लिए, ना ग्लूकोज चाहिए होता है, ग्लूकोज की एनर्जी चाहिए होती है। जब ग्लूकोज की एनर्जी मिलेगी ना तो इनकी ऑक्सीडेशन वगैरह होगी, और जब ग्लूकोज नहीं होगा तो नहीं होगी। चूंकि हाइपरग्लाइसेमिया के अंदर, शुगर के अंदर, डायबिटीज के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इनकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती, क्योंकि ग्लूकोज बनता ही चला जा रहा है, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए ये अकोमुलेट होते चले जाते हैं, और जब ये अकोमुलेट हो जाते हैं ना तो फिर ये यूरिन के जरिए, क्योंकि ये टॉक्सिक है, टॉक्सिक चीज हमेशा यूरिन के जरिए रिलीज होती है, तो ये रिलीज होने के लिए स्पेशल मेटल्स अपने साथ ले जाते हैं, वैल्यूएबल मेटल आयंस अपने साथ ले जाते हैं, जिससे बॉडी को बड़ा नुकसान हो जाता है। पहली बात तो यह है कि इनकी ऑक्सीडेशन के लिए ग्लूकोज की एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब ये जमा हो जाते हैं तो इनको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कैटालाइंस जो है ना वो रिलीज होंगे, ठीक है। हाइपो में तो बेटे ग्लूकोज ही नहीं है, तो इनको एनर्जी कहां से मिलेगी ऑक्सीडाइज होने के लिए? तो वो फैट्स जिनसे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनते हैं, इस तरह करें कि जो फैट्स है इनकी मेटाबॉलिज्म से, इनकी ऑक्सीडेशन से ये मेटाबोलाइट्स बनते हैं, और इस ऑक्सीडेशन के अंदर ग्लूकोज वाली एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और ग्लूकोज के ज्यादा होने से वो एनर्जी मिल जाती है, और हाइपोग्लाइसीमिया से वो एनर्जी नहीं मिलती। इस लाइन का ये मतलब बनेगा, ठीक है। सर द ब्लड नेवर स्टॉप व्हेन देयर इज कट ऑन हैंड ऑफ शुगर पेशेंट। बेटे शुगर के पेशेंट पे इस तरह नहीं होता, शुगर के पेशेंट पे जख्म बन जाते हैं बहुत ज्यादा। जो आप कह रहे हैं ना वो उसका पेशेंट होता है हेमोफीलिया का, जिसके कट लगने से खून जाया होता रहता है, ठीक है। सो फैट्स की ऑक्सीडेशन से ये वाले जहरीले मादे बनते हैं, और इस ऑक्सीडेशन के लिए ग्लूकोज वाली एनर्जी चाहिए, जो कि डायबिटीज मेलाइटस में अवेलेबल होगी, ठीक है। लेकिन जब ये अकोमुलेट हो जाते हैं तो यूरिन के अंदर ये एक्सक्रीट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल मेटल आयंस भी ले। तो खैर ये एक लाइन से लिखी हुई थी, मैंने कहा इस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, थोड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है। चलें, अब ये खत्म हुआ हमारा इंसुलिन का टॉपिक। अब एक गलती हुई है आपकी बुक के अंदर, वो गलती सुधारने का वक्त आ गया। ग्लूकागोन का फंक्शन जब हम समझते हैं, ग्लूकागोन का, बच्चों कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन। बताओ ये कौन से सेल से रिलीज होता है? ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, इट इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। ये इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है, इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। बॉर्डर लाइन पर शुगर का मतलब यह है कि जो शुगर का कम से कम लेवल है उसको बॉर्डर लाइन कहते हैं, ठीक है। ये एंटागोनिस्टिक है और ये इंक्रीज करता है, ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है और फैट्स को भी ब्रेक डाउन करता है। ये ग्लूकोज को इंक्रीज कैसे करता है? फ्रॉम ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन को ये ब्रेक डाउन करने में इन्वॉल्व है। जिसको इंसुलिन ने रोक दिया था वो काम ग्लूकागोन करवाएगा। एंड ऑल्सो फ्रॉम द फैट्स, इंसुलिन ने ग्लूकोज को लिपिड्स में कन्वर्ट कर दिया था, अब ये फैट्स को ब्रेक डाउन करवा के ग्लूकोज बनाने में इन्वॉल्व होगा। सो ग्लूकागोन क्या करेगा? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा जब आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लें जी, अब एक बात आप लोग मुझे बता दें कि ग्लूकागोन की कमी और ज्यादती से क्या होगा। अगर ग्लूकागोन कम बनता है बॉडी में, ग्लूकागोन डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा? ये बताएगा आप में से। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज द ग्लूकागोन डेफिशिएंसी? जाहिर सी बात है जब ग्लूकागोन कम होगा तो ग्लूकोज की अमाउंट को बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। इसके नतीजे में भी बच्चों ग्लूकोज की
जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में एक और पॉइंट भी लिखा हुआ है कि जिस वक्त बीटा सेल्स पर ट्यूमर बनते हैं तो ग्लूकागोन ज़्यादा सिक्रीट होता है और उसके नतीजे में हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना वो हो जाता है, जिसके नतीजे में अल्फ़ा सेल डैमेज होते हैं और अल्फ़ा सेल्स के डैमेज होने से फिर प्रॉब्लम आती है। बच्चों ये लाइन पुट्ठी लिखी हुई है, ठीक है। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये ना कुछ बुक्स के अंदर ठीक लिखा हुआ है और कुछ बुक्स के अंदर सही लिखा हुआ है। हाँ जी, मैं ज़रा पूछ लेता हूँ कि किस बच्चों के कौन से बच्चे के अंदर ये अल्फ़ा सेल्स के ट्यूमर्स की वजह से बीटा सेल्स को नुकसान होता है। ये वाली इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ट्यूमर्स ऑन अल्फा सेल्स, और कुछ बच्चों की बुक के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ट्यूमर्स ऑफ बीटा सेल्स विल रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन या डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्फा सेल। हाँ जी, सारे बताएं जी। बिल्कुल, ग्लूकागोन ज्यादा होगा तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आपकी बुक में बच्चों इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है? कुछ के अंदर उल्टी लिखी है, कुछ के अंदर सीधी लिखी हुई है। क्या आपको लगता है कि बीटा सेल्स के ऊपर अगर ट्यूमर आते हैं, ट्यूमर का मतलब क्या होता है? ट्यूमर का मतलब होता है सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो रही है, सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो रही है, और सेल डिवीजन के बहुत ज्यादा होने से सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। जितने सेल ज्यादा होंगे उतना हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा। तो बच्चों आपको लगता है कि बीटा सेल्स के अंदर अगर ट्यूमर आए तो ग्लूकागोन ज्यादा रिलीज होगा? अल्फा वाली ना, सो इसको ठीक कर लो। अल्फा सेल्स के अंदर जब ट्यूमर बनते हैं, बुक ठीक है सर? नहीं बेटे, बुक ठीक नहीं है। याद रखें, जब अल्फा सेल्स के अंदर ट्यूमर ज्यादा बनते हैं तो ज्यादा ग्लूकागोन रिलीज होता है, ठीक है। ये डिसऑर्डर मैंने पढ़ा हुआ है, इस डिसऑर्डर का नाम है ग्लूकागोनोमा। लिख लें, कभी इंशाल्लाह याद आएगा। जब अल्फा सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा ट्यूमर्स बनते हैं, वैसे ये रेयर डिसऑर्डर है, इतना होता नहीं है लोगों के अंदर, लेकिन फिर भी जब अल्फा सेल्स के अंदर ट्यूमर बनते हैं ना तो ग्लूकागोनोमा हो जाता है। इसके नतीजे में एक्सेस ग्लूकागोन रिलीज होता है, एक्सेस ग्लूकागोन रिलीज होता है। एक्सेस ग्लूकागोन क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड को। आप सबको पता है ना, ग्लूकागोन ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, तो इसके नतीजे में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा, और इस हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल से इन टर्न बीटा सेल्स डैमेज होंगे, और बीटा सेल के डैमेज होने से फिर अगले नुकसानात बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। डैमेजेस बीटा सेल्स, ठीक है। सो ये एक करेक्ट सीक्वेंस है। सर हमारी बुक में तो ठीक लिखा है पीटीबी रिप, चलें शुक्र है आपकी बुक में ठीक लिखा है। ले बच्चों, ग्लूकागोनोमा इज द डिसऑर्डर इन विच एक्सेस ग्लूकागोन इज रिलीज्ड एंड इट विल इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड। मानूर कुछ बच्चों की बुक में सही लिखा है, चलें। सो किस किस की बुक में यह सही लिखा हुआ था? मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि कुछ बच्चों की बुक में सही लिखा हुआ है। सो किस किस की बच्चों की बुक में सही लिखा हुआ है, जल्दी से बताएं। जल्दी बताओ, जल्दी, किस किस की बुक में सही लिखा है? मेरी मिस्टेक है, मेरी गलत है। बेटे गलत वाले ना बताएं, कामिल की बुक में ठीक है, गलत वाले ना बताएं। मेरी बुक में सही है, देखा ना, कुछ बुक्स में सही है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? चलें ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब बच्चे आखिरी टॉपिक है इस सर मेरी बुक में गलत है, नोट्स में सही है, चलें शुक्र है, ठीक है। आखिरी टॉपिक है बच्चों प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है।
प्लांट हार्मोन बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, यकीन करें इतना प्यारा टॉपिक है कि आप लोग मेरे इस सरप्राइज से बहुत ज्यादा खुश होंगे। ठीक है, आपने क्या करना है बच्चों, आपको मैंने हार्मोन के काम तो बता दिए हैं। हार्मोन चीज को बढ़ा रहे होते हैं या किसी चीज को कम कर रहे होते हैं, तो यही हमने यहाँ पे देखना है। ठीक है, फाइटो हार्मोन, जी बिल्कुल फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। पुरानी बुक्स में रॉन्ग है, न्यू एडिशन वाली में ठीक है। चलें, शुक्र है सर, इतना प्यारा है कि हमारे कोर्स में है ही नहीं। चलें, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैंने बुक्स तो अपलोड की हुई हैं, आप हमारी बुक्स में से देख लीजिएगा। ले बच्चों, आपने क्या करना है मैं आपको ये समझा देता हूं कि प्लांट के अंदर वो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिनको कम या ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, जिनको कम या ज्यादा करना पड़ता है। 3 आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपने एक्सप्लेन करने हैं। ऑक्सीजन्स को एक्सप्लेन करना है, ये मैं टेबल बना रहा हूं, आपने इसको नोट कर लें। जिब्रिलिन्स को एक्सप्लेन करना है और एब्सिसिन्स को एक्सप्लेन करना है, जिसको एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं। यहां मैं आपके सामने मेंशन करूंगा कि वो कौन से फिनोमिना है जिनको रेगुलेट करना पड़ता है इन हार्मोन्स को। इतनी पुट्ठी लाइन कभी किसी की ना लगे, ये तो पुट्ठी लाइन। चलें बच्चों, प्लांट हार्मोन्स 3 डिस्कस करने हैं आपकी बुक के मुताबिक। सो सरप्राइज क्या है, सरप्राइज चेक करें। मैं आपको एक ही टेबल के अंदर सारा कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज होती है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन प्लांट का बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना होती है। अब आपने बताना है कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है और कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है। सो आपने इसके आगे प्रमोट इनहिबिट या कोई शर्त आ जाती है तो वो लिख देनी है। ठीक है सर, सही कौन सी होगी हमारी बुक में है ही नहीं। क्या बेटे, क्या पूछ रहे हैं आप? उसके अलावा रूट ग्रोथ एंड शूट ग्रोथ। ठीक है, रूट ग्रोथ आपने बताना कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है और कौन सा हार्मोन इनहिबिट करता है। शूट ग्रोथ कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है, कौन सा ग्रोथ करता है। बर्ड इनिशिएशन, बर्ड्स इनिशिएट कौन सा हार्मोन करवाता है और कौन सा हार्मोन नहीं करवाता। थर्ड बेटे एब्सिसिन है, एब्सिसिक एसिड भी कह सकते हैं उसको। एपिकल डोमिनेंस कौन कराता है, एपिकल डोमिनेंस यानी एपेक्स की ग्रोथ ज्यादा होगी, टिप की, एपेक्स कहते हैं टिप को, टिप की ग्रोथ ज्यादा होगी और बाहर वाले बर्ड्स की ग्रोथ कम होगी। ये चैप्टर नंबर 17 के स्टार्ट में है बेटे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के स्टार्ट में है बिल्कुल। एपिकल डोमिनेंस के अलावा पार्थिनोकार्पी है, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। पार्थिनोकार्पी इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब आपने बताना है कि ये कौन सा हार्मोन पार्थिनोकार्पी कराता है और कौन सा नहीं कराता। एजिंग, एजिंग कौन करवाता है और कौन नहीं करवाता। उसके अलावा सेल डिवीजन हो गया और बर्ड इनिशिएशन, लीफ ग्रोथ और फ्रूट ग्रोथ। लीफ ग्रोथ, अच्छा ये यहीं पे आना चाहिए। ठीक है, रूट शूट के साथ ही यहाँ पे लीफ ग्रोथ भी आना चाहिए और यहाँ पे फ्रूट ग्रोथ, ताकि ये चारों एक साथ ही हो जाए। ठीक है, लीफ ग्रोथ भी इधर आ जाए और फ्रूट ग्रोथ भी आ जाए। उसके बाद आ जाता है जी सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी कौन कौन सा हार्मोन करवाता है और कौन सा हार्मोन नहीं करवाता है। ठीक है, ये आपने बताना है। ब्रेक कौन करवाता है और लीफ सेनिसेंस, इसको एजिंग ही कहते हैं, लीफ सेनिसेंस को एजिंग ही कहते हैं। ठीक है, एजिंग, एजिंग को अंग्रेजी में लीफ सेनिसेंस भी कहते हैं बच्चों। उसके अलावा और क्या चीज आ जाती है, रूट ग्रोथ, शूट ग्रोथ, फ्रूट ग्रोथ, बर्ड इनिशिएशन, लेटरल बर्थ, लीफ सेनिसन, स्टोमेटल ओपनिंग वगैरह। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के ऊपर हार्मोन का क्या रोल है वो आप बता देंगे। ये सारे प्रॉपर मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, बर्ड डोरमेंसी एंड सीड डोरमेंसी, तो स्टोमेटा को बाद में ले जाएं, यहाँ पे बर्ड डोरमेंसी लिख लें। सो बर्ड के 2 काम है,
एक बार डोरमेंट होता है और एक बार इनिशिएट होता है। डोरमेंट में वो रेस्टिंग पोजीशन पे जाता है और इनिशिएट पे वो डेवलप होने लग जाता है। अब यहां पे आप स्टोमेटा के बारे में जिक्र कर दें। क्यों बच्चों, आसान हो जाएगा ना ऐसे करना? आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब सेल डिवीजन में कुछ शर्तें लगानी है। सेल डिवीजन में लिखा हुआ है जी, स्टेम की जो सेल डिवीजन है कैम्बियम के अंदर वो ग्रो करवाता है एक्सिन, सो इट प्रमोट्स सेल डिवीजन इन ऑक्सिन। आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है? आसान हो गया कि नहीं बच्चों? यानी तीनों हार्मोन्स का कंपैरिजन, मसला ही हल हो गया। अब टेबल बना लें आप लोग। एपिकल डोमिनेंस कौन सा हार्मोन प्रमोट कर रहा है, इम्यून बढ़ा रहा है, और कौन सा इनहिबिट कर रहा है। तो ये सब के अंदर चीजें रिपीट हो रही हैं। यहां पे लीफ ग्रोथ और फ्रूट ग्रोथ लाजमी लिख लीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई फैक्टर है तो वो भी आप इस टेबल में ऐड कर सकते हैं। सो आपका एक आसान सा एमसीक्यू टाइप टेबल तैयार हो जाएगा। उसको याद करके मुझे मारें, क्या ख्याल है? उसको याद करके मोजे मारे। हाँ जी बच्चों, इसमें से अगर कोई लफ्ज नहीं समझ आया तो वो मुझसे पूछ ले। कोई लफ्ज अगर समझ नहीं आया ना तो वो मुझसे पूछ ले। एब्सिसिशन का मतलब, बेटे एब्सिसिशन का मतलब होता है गिर जाना, फलों का गिर जाना। जब फल पककर गिर जाते हैं ना, उसके गिरने का वक्त जो है ना वो एब्सिसिशन है। अगर मैं कहूं कि एक हार्मोन एब्सिसिशन करवा रहा है, इसका मतलब वो फलों को गिरा देता पका के। अगर मैं कहूं वो डिले करा रहा है, इसका मतलब फल लगे रहते हैं काफी देर तक। जी सर, खुद लिखेंगे, मैंने सारा करा तो दिया। डोरमेंसी का मतलब होता है रेस्टिंग पोजीशन। जैसे बीज है ना, बीज आप जहां मर्जी रख दें। आपने जमीन में बीज बो दिया, लेकिन जो है ना बीज से पौधा नहीं निकल रहा। इसके अंदर एम्ब्रियो तो है ना, लेकिन वो निकल क्यों नहीं रहा? वो रेस्टिंग में है। जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो डोरमेंसी में है। एपिकल रीजन बता दें बेटे, ये टिप है ना, टिप को एपेक्स कहते हैं। ये एपिकल रीजन है जो प्राइमरी ग्रोथ कराता है ना, टिप, ये रीजन एपिकल रीजन होता है। और ये साइड वाले जो बर्ड्स होते हैं ना बच्चों, ये लेटरल बर्ड्स होते हैं। ये लेटरल बर्ड है, साइड वाला जो बर्ड है ये लेटरल है। जब एपिकल डोमिनेंस होती है तो स्टेम ऊपर की जानिब ग्रो करती है, साइडों पे ग्रो नहीं करती, ठीक है? एन इजी वे टू रिमेंबर। यस, थैंक्स टू मी, थैंक्स टू मी। ये अभी बना लेना आपने, ठीक है बच्चों? देर नहीं लगानी, अभी बना लेना है। और इसमें से कोई लफ्ज पूछना है तो पूछ ले, मैं आपको बता दूं। यस, चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। लेटा हुआ होता है इसलिए लेटरल हो, बेटे लेटरल वाला नहीं होता। 3 वाला हार्मोन एब्सिसिक एसिड है जो फ्रूट्स गिरा देता है। जितनी देर में एब्सिसिशन होगी ना फ्रूट, उतनी, आपको पता है कुछ दरख्तों के ऊपर फ्रूट काफी देर तक लगे रहते हैं, देर में गिरते हैं। इसका मतलब उनकी एब्सिसिशन देर में हो रही है। कुछ के जल्दी गिर जाते हैं, वो डिपेंड करता है एब्सिसिक एसिड के ऊपर। सीड और बड डोरमेंसी, बेटे सीड ये बीज यहां पर होता है जो जमीन के अंदर आपने बो दिया, ये सीड की डोरमेंसी है। बर्ड की डोरमेंसी है कि बर्ड रेस्टिंग पोजीशन पे है, बर्ड नहीं ग्रो हो रहा, ठीक है सर? बना लेंगे, वेरी गुड। 3 वाला हार्मोन बता दिया मैंने। और कोई क्वेश्चन बच्चों? इनकी कमर्शियल एप्लीकेशन में बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, सो आपने वो अच्छी तरह याद करने हैं, ठीक है बच्चों? क्लियर हो गया सारा? यस, चैप्टर कंप्लीटेड। इज इट क्लियर बच्चों? हाँ जी, इज इट क्लियर? जल्दी से बताएं। हाँ जी भाई, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। स्प्राउटिंग बेटे वो आलूओं की नहीं होती, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज, वो आलूओं के बारे में होती है, ठीक है? ये आप लोग देख भी सकते हैं। स्प्राउटिंग आलूओं की होती है बेटे, ये अक्सर मैं पढ़ाता होता हूँ। अब मैं उसको कैसे बयान करूं? आलू जो है ना वो स्प्राउट कर जाते हैं भाई, इतना याद रखें, ठीक है?
जी जी बिल्कुल, आलूओं के ऊपर वो जो बनते हैं, अब मैं मेरे जेन में नहीं आ रहा। पिक भी सेंड नहीं बेटा, कोई पिक्चर सेंड नहीं करने, ठीक है। चलें सर, लेक्चर के एंड पर जाएंगे या नहीं, प्लीज मेरा एक क्वेश्चन सुन के। जी बेटे कर लें क्वेश्चन, ठीक है। लेक्चर के एंड पे इधर यूँ लेक्चर एंड हो गया, बस क्वेश्चन करना तो आप कर लें जल्दी से। मैं स्प्राउटिंग का ना कोई उर्दू में मैं मतलब देख लूँ, मुझे मिल गया तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो उसके ऊपर ना आई बर्ड्स वगैरह जो है ना, वो उसका रोला होता है, आप लोगों ने आलूओं के ऊपर देखा होगा। तो अब मेरे उर्दू में उसका मतलब नहीं मेरे जहन में आ रहा। सर ग्लैंड में बोलते हैं कि एक या एक से ज़्यादा सेल वाला कैसे ग्लैंड हो सकता है क्या? सर ग्लैंड में बोलते हैं एक या एक से ज़्यादा सेल, एक सेल वाला कैसे ग्लैंड हो सकता है बेटे? अगर वो सिक्रीट करेगा तो ग्लैंड हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा सेल वाला ग्लैंड भी है तो सिक्रीट तो सेल ही करता है ना, गोल्जी अपरेटस, याद करो। स्प्राउटिंग, फूटना, हाँ ये भी बेटा, ये भी अच्छा वर्ड है, ठीक है। कॉर्टिसोल बेटे आपके पेपर में नहीं है, ये एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन है, ठीक है। हाँ, डायबिटीज मेलाइटस और इंस्पाइडस। इंस्पाइडस बेटे एडीएच हार्मोन का रोल है, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, रोल ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बहुत डिटेल से समझाया था। ये एक्ट करता है ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन पे जाके, और वहां पे जाके वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है, जिससे यूरिन गाढ़ा पैदा होता है। सो एडीएच जो है ना, ये गाढ़ा यूरिन पैदा करवाने का जिम्मेदार होता है। और अगर ये ज्यादा रिलीज हो जाएगा, एक्सेस, तो उतना ही गाढ़ा यूरिन पैदा होगा। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यूरिन पतला रिलीज होगा, ठीक है। ये बातें आपने एमसीक्यूज में याद करनी है। अच्छा हुआ आपने याद करवा दिया। डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच विल कॉज एक्स्ट्रा डाइल्यूट हार्मोन, और ये जो एक्स्ट्रा डाइल्यूट हार्मोन होगा ना, इस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज इंस्पाइडस, ठीक है। और एक्सेसिव ज्यादा हो जाए तो फिर ज्यादा गाढ़ा यूरिन पैदा हो जाता है, ठीक है। वो गर्मियों के अंदर हो रहा होता है जब ये बहुत ज्यादा, लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है तो यूरिन बहुत पतला होता है, इतना पतला कि उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है शामिल, बार बार यूरिन आता है, पानी बहुत ज्यादा जाया हो रहा होता है। सो बच्चों, इस कंडीशन को डायबिटीज इंस्पाइडस कहते हैं। इसका ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं है। अगर यूरिन ज्यादा आए तो डायबिटीज इंस्पाइडस है, अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है बच्चों। जो चीज सिक्रीट करे मीन ग्लैंड होगा, जी बिल्कुल, ग्लैंड का मतलब ही सिक्रीट करने वाला। एफएलपी का सिलेबस बेटे यही वाला चैप्टर होगा। एब्सिसिक एसिड सेल डिवीजन को स्टॉप कर देता, बेटे ये जो एब्सिसिक एसिड है ना, ये स्टेम और रूट ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, ठीक कह रहे हैं आप। सिलेबस बेटे यही है, ठीक है। सिलेबस बेटे यही वाला चैप्टर है, कौन सा? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सिलेबस बता दिया। कॉर्टिसोल का बता दें सर प्लीज, मेरी बुक में है। अच्छा, आपने वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक डाउनलोड नहीं की? आप वो कर लें, आसान सा उसका फंक्शन लिखा हुआ, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। कॉर्टिसोल जो हार्मोन है ना, ये कॉर्टेक्स से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स होता है ना, वहां से ये वाला हार्मोन जो है ना ये निकलता है, और ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। इसका काम ग्लूकागोन जैसा होता है, ठीक है, लिख लें। जो कॉर्टिसोल होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, उसके कॉर्टेक्स से, और इसका काम बिल्कुल ग्लूकागोन जैसा होता है, इंसुलिन के ऑपोजिट। ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, कॉर्टिसोल। चलें बेटे, काफ़ी हो गया। सो कोऑर्डिनेशन चैप्टर पूरा आपके एफएलपी में शामिल होगा, अच्छी सी तैयारी करके आइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। हमारे सिलेबस में एड्रिनल ग्लैंड नहीं है, ये वाला टेबल लाजमी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। सो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, ढेर सारा मुझे इजाज़त दें।